राइट क्लास शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स पे डिस्कशन शुरू की थी कि आपका एक कंप्यूटर होता है, उसमें इनपुट और आउटपुट का क्या मकसद है। ठीक है, फिर प्रोसेसिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और प्रोग्राम कंट्रोलर। ठीक है, इन सारों का क्या मतलब है। उसके अलावा मेमोरी किस लिए इस्तेमाल होती है और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क का क्या मकसद होता है, और इन सारों के हमने कंपैरिजन किए थे। ठीक है, आज हमने कंटिन्यू करना है और आज बेसिकली हमने बात करनी है कि आपका एक्चुअल प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे करता है। ठीक है, यानी जो फेच एग्जीक्यूट साइकिल है कि एक एक इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे रैम से, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेसर, तो वो कैसे साइकिल वर्क करती है उस पर बात करनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि फेच एग्जीक्यूट साइकिल को स्पीड अप करने के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग का क्या फ़ायदा होता है, और फाइनली पैरेलल प्रोसेसिंग में इश्यूज आइडेंटिफाई करके हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग उन इश्यूज को कैसे एड्रेस करती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक क्विक रीकैप वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का कि आपका जो भी मॉडर्न कंप्यूटिंग है उसमें ये आर्किटेक्चर फॉलो होता है। एक इनपुट डिवाइस होता है, उससे इनपुट जो है आपके कंट्रोल यूनिट को जाती है। ठीक है, आपके सीपीयू को जाती है, तो कंट्रोल यूनिट जो है उस इनपुट को यूज करेगा और उसकी बेसिस पे मेमोरी को एक्सेस करेगा, और मेमोरी से या तो कुछ रीड कर रहा होगा या कुछ राइट कर रहा होगा, और मेमोरी में डेटा भी हो सकता है और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो एक दफा ये चीज़ आ गई है तो उसे एग्जीक्यूट करेगा, और उसका अगर कोई रिजल्ट है तो या तो वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू दुनिया को आउटपुट कर दिया जाएगा, या फिर अगर कोई डेटा स्टोर करना है फॉर लॉन्ग टाइम पर्पसेस तो फिर आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, उसके अंदर भी ये राइट किया जा सकता है। तो ये सारा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट है। तो आज हमने एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होती कैसे है। ठीक है, तो एक बात याद रखें कि जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो आपके जो भी प्रोग्राम है, जो भी डेटा है, वो हार्ड डिस्क में पड़ा होता है, क्योंकि रैम जो है वो खाली हो जाती है एक दफा आपकी पावर सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्राम आपने रन करना है, फॉर एग्जांपल आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रन करना है और उसमें कोई एक स्पेसिफिक फाइल खोलनी है, तो जब आप डबल क्लिक करते हैं तो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि उस फाइल के अंदर जो डेटा है, ठीक है, जो फाइल का टेक्स्ट है बेसिकली, वो आपकी हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, तो वो हार्ड डिस्क से कॉपी हो जाएगा रैम के अंदर। सिमिलरली जो एक्चुअल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्रोग्राम है वो भी हार्ड डिस्क में पड़ा होता है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो भी हार्ड डिस्क से कॉपी होकर रैम के अंदर आ जाती है, और फिर उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ठीक है, और एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होती है, तो आपका जो भी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उस प्रोग्राम की, ठीक है, उस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है रैम में, ठीक है, आपका प्रोसेसर उस एड्रेस को कॉपी कर देगा इनटू द प्रोग्राम काउंटर। पिछली क्लास में रिकॉल करें, हमने दो रजिस्टर्स की बात की थी, एक प्रोग्राम काउंटर था और एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था। और रजिस्टर हमने बात की थी कि एक बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही स्मॉल स्टोरेज होती है जो कि प्रोसेसर के ऊपर होती है और उसकी एक्सेस बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, तो कोई भी आपने प्रोग्राम रन करना है तो पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कॉपी होता है प्रोग्राम काउंटर में। बेस्ड ऑन दैट एड्रेस आपका जो प्रोसेसर है उसे पता लग जाता है कि पहली इंस्ट्रक्शन किस एड्रेस पे पड़ी हुई है रैम के, तो वो उस इंस्ट्रक्शन को कॉपी कर लेगा इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और फिर एक दफा ये कॉपी हो गए फिर उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। और ये बेसिकली आपका फेच एग्जीक्यूट साइकिल है। अब ये प्रोसेस रिपीट होगा टिल सच टाइम कि आपका जो आखिरी इंस्ट्रक्शन थी उस प्रोग्राम की वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। एक दफा वो आखिरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है तो इसका मतलब है कि अब आपका प्रोग्राम खत्म हो गया है, अब उसे रैम से निकाल दिया जाएगा। और क्यों निकाला जाता है, ताकि रैम में बाकी प्रोग्राम जो अब नए प्रोग्राम्स आपने रन करने हैं उनके लिए रैम में जगह बन जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका काम हो रहा होता है, आपका प्रोसेसर काम कर रहा होता है। ठीक है, इसका ठीक है, फेच एग्जीक्यूट साइकिल की ज्यादा डिटेल में अगर जाएं तो ज्यादा डिटेल में क्या हो रहा होता है कि बेसिकली आपका पहली इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस तो प्रोग्राम काउंटर में पड़ा हुआ है।
ठीक है, अब क्या होगा कि उस एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन थी वो कॉपी होगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगी। अब क्या होता है कि जो प्रोग्राम काउंटर था, पहली इंस्ट्रक्शन रन हो गई है, अब प्रोग्राम काउंटर में अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा होना चाहिए। तो क्लास एक बात याद रखें कि जब आप हार्ड डिस्क से प्रोग्राम को कॉपी करते हैं इनटू द रैम, तो ये नहीं होता कि पहली इंस्ट्रक्शन आपकी रैम के किसी एड्रेस पे है, अगली इंस्ट्रक्शन कोई 20-30 एड्रेस छोड़ के है, तीसरी इंस्ट्रक्शन को किसी बहुत ही फर्क जगह पे रैम में पड़ी है। ऐसे नहीं होता। आपका प्रोग्राम जब रैम में कॉपी होता है तो पहली इंस्ट्रक्शन एक एड्रेस पे होगी, अगली जो इंस्ट्रक्शन है, अगला लाइन ऑफ कोड जो है, वो उससे इमीडिएटली फॉलोइंग जो एड्रेस है उसके ऊपर पड़ा होगा। यानी सारी जो इंस्ट्रक्शन कॉपी हो रही हैं वो कंटिन्यूअसली प्लेस्ड होती हैं रैम में। तो दूसरी इंस्ट्रक्शन के बाद वाला जो एड्रेस है उसमें तीसरी इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी, ठीक है। तो इसलिए आपने जब एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया है तो अब आप प्रोग्राम काउंटर में अगला एड्रेस लाना चाहते हैं, तो वो अगला एड्रेस आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि आप दूसरी इंस्ट्रक्शन कहां पे पड़ी हुई है। वो ऑब्वियस होता है कि दूसरी इंस्ट्रक्शन अगले एड्रेस पे पड़ी होगी, तो प्रोग्राम काउंटर में सिंपली आप एड्रेस को +1 कर देते हैं, ठीक है। खैर, तो इस तरीके से जब पहली इंस्ट्रक्शन आ गई है आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, तो उसे डिकोड किया जाएगा। अगर कोई डेटा चाहिए उसे एग्जीक्यूट करने के लिए तो डेटा फेच किया जाता है और फिर उसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है, ठीक है। और ये प्रोसेस फिर रिपीट करते हैं आप। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस क्लास? सर एक बार रिपीट कर दे, मैंने अभी ज्वाइन किया। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इस वेबसाइट पे जाके आप उसकी एक एनिमेशन देख सकते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके मैंने स्क्रीनशॉट अपनी स्लाइड में डाल दिए ताकि आप जहां से भी फॉलो कर सकें, ठीक है। ऑल राइट, तो लेट्स सपोज आपका एक सिंपल कोड है C++ का। आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट a इज इक्वल टू 2, इंट b इज इक्वल टू 5, ठीक है। एक दफा ये हो गया तो अगला लाइन ऑफ कोड क्या है कि आपने a और b को ऐड करना है और उसके रिजल्ट को वापस सेव कर देना है, राइट बैक कर देना है इनटू a। यानी इस कोड के एंड पे a के अंदर 7 पड़ा होगा और फाइनली आप a को सी आउट करा देंगे, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। सी आउट को इग्नोर करते हैं, आज हमारा फोकस सिर्फ अपने एग्जांपल के लिए इन दो लाइंस ऑफ कोड पे है, ठीक है। तो इसके एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि आपका जो कंपाइलर है वो बेसिकली क्या कोड जनरेट करेगा, और जब उसे लोड किया जाएगा इनटू रैम तो बेसिकली क्या हो रहा होगा कि सबसे पहले रैम की दो लोकेशन होंगी, फॉर एग्जांपल 100 और 101। इन लोकेशंस के ऊपर ए और बी की वैल्यूज पड़ी होंगी। यानी बेसिकली कंपाइलर ने कह दिया कि वेरिएबल ए जो है वो मेमोरी लोकेशन 100 पे पड़ा हुआ है और उसके अंदर वैल्यू 2 है, और वेरिएबल बी जो है वो मेमोरी लोकेशन 101 को रेफर कर रहा है और उसके अंदर वैल्यू 5 पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये तो डेटा आ गया। इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी, a इज इक्वल टू a प्लस बी। अब एक बात याद रखें कि आपका C++ का जो कोड है उसमें तो शायद एक ही लाइन लिखी हो, पर इन रियलिटी इस एक लाइन को जब आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो जो मशीन कोड होता है, मशीन कोड में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जिस्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए आपकी पहली इंस्ट्रक्शन क्या होगी, लोड कंटेंट्स ऑफ एड्रेस 100 इनटू द एक्यूमुलेटर। क्लास, हमने दो रजिस्टर्स की बात की है, एक प्रोग्राम काउंटर है और एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ठीक है। तो उसके अलावा एक और रजिस्टर भी होता है विच इज द एक्यूमुलेटर, और एक्यूमुलेटर में क्या होता है कि आप वैल्यूज को ऐड कराई जाते हैं। बेसिकली अगर आपने कोई वैल्यू स्टोर करनी है टेम्परेरली और उसके अंदर कोई और वैल्यू ऐड करनी है, उसके अंदर कोई और वैल्यू ऐड करनी है, तो ये ऑपरेशन सारे आप एक्यूमुलेटर के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपने क्या किया है, आपने लोड किया कंटेंट्स ऑफ द एड्रेस 100 विच इज 2, और इस कंटेंट को आपने लोड कर दिया इनटू द एक्यूमुलेटर। यानी इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद आपके एक्यूमुलेटर के अंदर 2 पड़ा होगा,
ठीक है, अगली लाइन ऑफ कोड क्या है, अगली इंस्ट्रक्शन क्या है, ऐड कंटेंट्स ऑफ 101 टू AC। क्लास लोड का मतलब होता है कि आपने एक वैल्यू को एक जगह पे लोड कर दिया। अगर पहले एक वैल्यू पड़ी हुई थी तो वो डिलीट हो जाएगी और उसको ओवरराइट कर दिया जाएगा नई वैल्यू से। पर ऐड का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है उसके अंदर आपने ऐड करना है, उसे आपने डिलीट नहीं करना, डिलीट करके रीराइट नहीं करना आपने, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके अंदर ही आपने ऐड करना है। तो ऐड कंटेंट्स का क्या मतलब होगा कि 101 में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है विच इज 5, उसको आपने ऐड कर देना है यहाँ पे। तो ऐड का मतलब है कि 5 + 2 7 आ जाएगा, अक्यूमुलेटर में 7 पड़ा होगा। और आखिरी लाइन ऑफ कोड क्या कर रही है, स्टोर कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर टू एड्रेस 100, यानी ये जो 7 पड़ा हुआ है एक्यूमुलेटर में, ये आप इस जगह पे राइट कर देंगे। तो यहाँ पे जो 2 था इसकी जगह पे अब 7 पड़ा होगा। ठीक है, तो ये 3 इंस्ट्रक्शन जो है ये एक्चुअली सिर्फ एक C++ के इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट कर रही है, एंड विच इज A = A + B। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका कोड है। अब इसकी एक्चुअल जो इसका फेच एग्जीक्यूट साइकिल है वो कैसे रन कर रहा होगा, तो वो आप देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट। स्टार्ट का क्या मतलब है कि आपकी जो पहली इंस्ट्रक्शन है उसका जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर कॉपी कर दिया जाएगा। और वो आप देख सकते हैं कि रैम में जो एड्रेस 357 है उस पे आपके प्रोग्राम की पहली लाइन पड़ी हुई है। तो इसलिए ये एड्रेस जो है प्रोग्राम काउंटर में कॉपी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब फेच साइकिल स्टार्ट, साइकिल का फेच वाला पार्ट होगा एग्जीक्यूट। फेच का क्या मतलब है कि प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है विच इज 357, उस एड्रेस पे जाओ और उस एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है उसको कॉपी कर लो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। यानी वो इंस्ट्रक्शन क्या थी कि लोड कंटेंट्स ऑफ एड्रेस 100 इनटू द एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कॉपी हो गई है। अब क्या होगा, ये अभी फेच वाला पार्ट हुआ, अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लिखा हुआ है कि एड्रेस 100 पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसे एक्यूमुलेटर में लोड कर लो। तो आपका प्रोसेसर रैम के 100 से एड्रेस को एक्सेस करेगा, वहां पे 2 पड़ा हुआ था तो उस 2 को कॉपी कर देगा एक्यूमुलेटर में। ठीक है, और इसके एंड पे क्या होगा कि आप ये आपकी पहले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है, कंप्लीट। अब क्या होगा इसके एंड पे कि प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस था 357 था वो अब इंक्रीज बाय 1 कर जाएगा, यानी 358 हो जाएगा। और आपका जो पहला साइकिल था वो कंप्लीट हो गया। मैं फिर रिपीट कर दूं, फेच का क्या मतलब है कि आपके प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे रैम के उस एड्रेस में जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है उसे फेच करो। फेच का मतलब है उसे लेके आओ और ला के उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कॉपी कर दो, बस। दूसरा पार्ट है एग्जीक्यूशन का कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो कमांड है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसे अब रन करना है। और जब वो रन हो जाता है तो उसके बाद प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस था उसे इंक्रीज बाय 1 कर दो कि अब वो रैम के अगले एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो ये आपकी पहली साइकिल हो गई। ठीक है, अब अगली साइकिल में क्या होगा, अगली साइकिल में आपका एड्रेस जो है, प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस 358 है, सॉरी 357 था। ठीक है, उसे इंक्रीज बाय 1 किया तो 358 हो गया। अब क्या होगा कि 358 एड्रेस पे, सर जी, हाँ जी, सर इंक्रीज बाय 1 वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए, इसकी समझ नहीं आई सर। ऑलराइट।
इंक्रीज बाय 1 का क्या मतलब है यार? देखें 357th एड्रेस में ये इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, इस इंस्ट्रक्शन को आप इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लेके आए, उसे एग्जीक्यूट किया, तो ये जो वैल्यू थी एड्रेस 100 पे वो एक्यूमुलेटर में कॉपी हो गई। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं कि अगली लाइन एग्जीक्यूट हो, उसका एड्रेस क्या है? 358 है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये बात कह दी है कि रैम में आपका जो भी कोड एग्जीक्यूट होता है वो रैम के किसी एड्रेस पे पड़ा होता है। अब उसके बाद वाला जो कोड है वो उससे इमीडिएटली अगले एड्रेस पे पड़ा होगा, यानी ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये एड्रेस 358 पे पड़ी होगी। ये नहीं है कि इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो 362 पे पड़ी हो, फॉर एग्जांपल, ऐसे नहीं होगा। अगर पहली इंस्ट्रक्शन 357 पे थी तो अगली इंस्ट्रक्शन 358 पे पड़ी होगी और उससे अगली इंस्ट्रक्शन एड्रेस 359 पे पड़ी होगी। ठीक है, तो इसीलिए जब आपने पहली इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दी है तो आप प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस पड़ा होता है उसे +1 कर देते हैं। ठीक है, तो यानी अब यहां पे क्या एड्रेस पड़ा हुआ है? 358। जी सर, समझ आ गई अब। थैंक यू। प्लेजर। अब 358 का क्या मतलब है कि अब क्या होगा कि 358 के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है वो यहां पे कॉपी होगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक है, और क्या होगा? अब ये इंस्ट्रक्शन क्या है कि ऐड 1012 टू AC, यानी इस मेमोरी एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसे ऐड कर दो एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर में पहले 2 पड़ा हुआ था, जब आपने 2 + 5 किया तो यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर आप देख रहे हैं कि पहले 358 था, इस साइकिल के एंड पे वो 359 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? ये दूसरी साइकिल कंप्लीट हो गई है, अब तीसरी साइकिल की बारी है, यानी 359 एड्रेस पे क्या इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है? स्टोर कंटेंट्स ऑफ AC 200, यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कमांड आ जाएगी स्टोर AC में जो भी कंटेंट है इन मेमोरी लोकेशन 100, यानी एक्यूमुलेटर में 7 पड़ा हुआ है। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ये 7 जो है इस रैम के एड्रेस पे कॉपी हो जाएगा। आपको याद है यहां पे पहले 2 पड़ा हुआ था, अब यहां पे 7 आ गया। ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 359 थी, अब वो 360 हो जाएगी। और अज्यूम करें कि कोड खत्म हो जाते हैं और 360 के ऊपर जो C++ का रिटर्न 0 था, लेट्स सपोज वो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा कि आपके फेच एग्जीक्यूट सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, कोई और प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो आपका प्रोग्राम हॉल्ट कर जाएगा। हॉल्ट का क्या मतलब है कि प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और रैम में जितनी भी जगह एलोकेटेड थी, एलोकेटेड का मतलब है कि ये जगह डेटा के लिए एलोकेटेड थी और ये जगह जो है इंस्ट्रक्शन जहां पे पड़ी हुई थी, तो ये सारी जगह जो है खाली हो जाएगी अब, ताकि यहां पे कोई और प्रोग्राम अब आ सके। ठीक है, और आपका एक फेच एग्जीक्यूट साइकिल खत्म हो गई है। ठीक है, मैं इसको अभी रिपीट करता हूं, पर एनी क्वेश्चंस? हाँ सर। सर हार्ड को ये कह सकते हैं कि वो प्रोग्राम चलेगा नहीं? क्या कह रहे हैं यार, दोबारा बोलते प्लीज। सर मैंने क्या हार्ट को क्या ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम नहीं चलेगा? ठीक है, हाँ जी, हॉल्ट का ये मतलब है कि आपका प्रोग्राम अब खत्म हो गया, बिल्कुल चलने की बात नहीं है, वो खत्म ही हो गया। अब दोबारा उस प्रोग्राम को अगर आप चलाना चाहेंगे तो दोबारा आपका प्रोग्राम रैम के अंदर शुरू से लोड होगा, यानी आपने विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद कर दिया है, फाइल खत्म हो गई, रैम से निकल गई, और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्रोग्राम था वो भी रैम से बाहर निकल गया। अब आप किसी और वर्ड डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करेंगे, उसे स्टार्ट करेंगे, तो दोबारा से हार्ड डिस्क से जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा प्रोग्राम है वो रैम के अंदर कॉपी होगा, और इट इज पॉसिबल कि अब वो दोबारा जब कॉपी होगा तो शायद वो रैम की किसी डिफरेंट एड्रेस पे कॉपी हो जाए, ये भी मुमकिन है।
ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपका एक प्रोग्राम खत्म हो गया है, वो रैम से निकल जाएगा, अब दोबारा उस प्रोग्राम को आप स्टार्ट करते हैं तो ये सारा प्रोसेस दोबारा से शुरू होगा। यानी इट इज एक्सक्यूज मी पॉसिबल सर, किसी बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के एड्रेस पे ये सारी चीज कॉपी हो जाए। हाँ जी, सर हाँ जी, आपने कहा कि जब तक एक प्रोग्राम हम मतलब उसे बंद नहीं करते तब तक वो रैम में लोड ही रहता है, ऐसा ही है? जब तक उसे बंद नहीं करते तब तक वो रैम में पड़ा रहता मतलब है। जी, तो सर ये एक जो हम विंडोज यूज करते हैं सर, ये भी तो एक प्रोग्राम ही है ना? हाँ जी, विंडोज भी प्रोग्राम है। तो सर ये विंडो की इतनी ज्यादा मेमोरी है, फुल टू फुल थोड़ा ना लोड हो सकती है रैम के अंदर? ठीक है, एक्सीलेंट क्वेश्चन, वेरी वैलिड। ठीक है, अभी आप अज्यूम करें इस लेक्चर के लिए कि हमारा सिर्फ एक ही प्रोग्राम रन हो रहा है, बस कंप्यूटर में सिर्फ एक ही प्रोग्राम है। बाकी आपका जो सवाल है ना, इसका जवाब आपको या तो कल वाले लेक्चर में मिलेगा या फिर परसों वाले लेक्चर में, क्योंकि कल और परसों हमने अगला चैप्टर करना है विच इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, और रैम किस तरीके से मैनेज हो रही होती है, एक रैम में मल्टीपल प्रोग्राम पड़े होते हैं वो कैसे मैनेज होते हैं, ये हमने अगले चैप्टर में देखना है। पर आपकी बात दुरुस्त है कि एक वक्त पे रैम में सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं होता, आपके कई कई प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं। और दूसरी बात है कि ये भी मुमकिन है कि आपका जो पूरा प्रोग्राम है उसका साइज बड़ा हो और रैम का साइज छोटा हो। यानी आपने कभी देखा है कि आपकी गेम जो है वो 8 गीगाबाइट की है उसका पूरा साइज, पर आपके जो कंप्यूटर में रैम है वो सिर्फ और सिर्फ 3 गीगाबाइट की है। तो फिर होता क्या है कि पूरी 8 की 8 गीगाबाइट लोड हो जाती है रैम में, वो तो फिट ही नहीं आएगी। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आपको कल या परसों मिल जाएगा। आज के लेक्चर के लिए आप सिर्फ ये अज्यूम कर लें कि आपके प्रोसेसर सिर्फ एक प्रोग्राम को रन कर रहा है, आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक प्रोग्राम है, इसके अलावा कोई और प्रोग्राम नहीं है बस। ठीक है जी सर। क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट, मैं इस चीज को एक दफा फिर से रिपीट करना चाहता हूं। ठीक है, एक दफा फिर रिपीट करूंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट जो ये आपका ड्राइव इन हो जाए, आपको पक्का पक्का हो जाए बेसिकली। ठीक है, तो आपका एक सिंपल प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम क्या कर रहा है, दो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, इंट ए इंट बी। सी प्लस प्लस में जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, रैम में दो जगह एलोकेट हो जाती हैं। एक जगह पे वेरिएबल ए की वैल्यू पड़ी होगी विच इज 2, और दूसरी जगह पे वेरिएबल बी की वैल्यू पड़ी होगी विच इज 5। उसके बाद क्या होता है, आपका एक्चुअल जो इंस्ट्रक्शंस है, एक्चुअल ऑपरेशंस, यानी आपने ए और बी को ऐड करना है और उसकी वैल्यू को आपने वापस ए के अंदर राइट करना है। बाय द वे ये भी हो सकता था सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इन विच केस आपको रैम में एक और जगह पे सी पड़ा होता, लेट्स सपोज ये जगह है जहां पे सी पड़ा होता, पर हमने ऐसे नहीं किया। हमने कहा कि सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं, एक ए है एक बी है, और उनकी एडिशन जब हो जाएगी तो रिजल्ट को जो है एक ही जगह पे आप कॉपी कर देंगे, यानी यहाँ पे। तो हमें भी 3 वेरिएबल नहीं चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, सर मूविंग फिर ऑन। बी खत्म हो जाएगी? हाँ जी, बी फिर जो पार्ट है ये खत्म हो जाएगा जब ए में स्टोर हो जाएगी वैल्यू? जब ए में आपने वैल्यू स्टोर कर दी तो उसके आगे सी आउट एक हो जाएगा, और सी आउट के बाद आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, अब a इज इक्वल टू ए प्लस बी जब आपने करना है तो एक्चुअली क्या इंस्ट्रक्शन होती है, पहली इंस्ट्रक्शन होती है कि a के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू को अक्यूमुलेटर के अंदर कॉपी कर लो। ठीक है, फिर अगली इंस्ट्रक्शन क्या होगी कि b के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू को अक्यूमुलेटर में कॉपी ना करो, ऐड करो। कॉपी करने का मतलब है कि 2 हट जाएगा 5 आ जाएगा, ऐड करने का मतलब है कि 2 के अंदर 5 ऐड होगा विच इज 7, और फिर यहां पे 7 पड़ा होगा, 7 आ गया। ठीक है, और उसके बाद तीसरी इंस्ट्रक्शन क्या है, स्टोर कंटेंट्स ऑफ अक्यूमुलेटर टू 100, यानी ये जो 7 पड़ा हुआ है इस 7 को मेमोरी एड्रेस 100 पे कॉपी कर दो, यानी इस जगह पे। तो यहाँ पे पहले 2 पड़ा हुआ था, अब यहाँ पे 7 पड़ा होगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो भी चीज है ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो जो स्क्रीन पे डिस्प्ले करने वाला पार्ट था उसको मैंने इग्नोर कर दिया था,
ताकि एग्जाम्पल सिंपल जाए और आप सिर्फ यही दो चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा तो ये जितनी रैम है ये खाली हो जाएगी और ये जो 3 सेल थे ये भी खाली हो जाएंगे। अब खाली होने का मतलब है कि इसकी जगह पे आपका कंप्यूटर जो है कुछ भी कॉपी करना चाहता है वो कर सकता है, चाहे वो कोई और डेटा है, चाहे वो किसी और प्रोग्राम का कोड है, जो मर्जी हो वो इधर कॉपी हो सकता है। पर जब तक ये प्रोग्राम रन कर रहा है तब तक आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। यानी जब प्रोग्राम रन कर रहे हैं तब तक ये जगह रैम की जो है ये उस प्रोग्राम की मलकियत है, और जब तक वो प्रोग्राम खत्म नहीं होगा ये रैम के एड्रेसेस उस प्रोग्राम की मलकियत ही रहेंगे, कोई और इसमें अपना डेटा राइट नहीं कर सकता। पर जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा अब ये रैम की जगह जो है ये मलकियत नहीं रही, अब किसी और प्रोग्राम ने इस जगह को इस्तेमाल करना है तो वो कर सकता है। ठीक है, तो ये तो पहला बात होगी। अब इसका फेच एग्जीक्यूट एक दफा कर लें। तो पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस आ जाएगा, एक्चुअली मैं यहीं पे शो कर देता हूं, ठीक है, एनिमेट नहीं करते। पहले प्रोग्राम काउंटर में क्या एड्रेस आएगा 357, विच मीन कि ये एड्रेस है जिसपे पहली इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। अब फेच होगा, फेच का क्या मतलब है कि इस एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड हो जाएगी। और लोड का क्या मतलब है, इंस्ट्रक्शन क्या है, लोड कंटेंट्स ऑफ एड्रेस 100 इनटू द एसी एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो ये फेच पार्ट कंप्लीट हो गया। अब एग्जीक्यूट की बारी आएगी। एग्जीक्यूट का क्या मतलब है कि 100 एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको लोड कर दो इनटू द एक्यूमुलेटर, यानी वहां पे 2 पड़ा हुआ है तो एक्यूमुलेटर के अंदर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूशन होगी। और एग्जीक्यूशन के एंड पे क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर 357 था ना, अब प्रोग्राम काउंटर 358 हो जाएगा, यानी अगली लोकेशन का एड्रेस इसमें आ गया। ठीक है, तो ये आपकी पहली साइकिल कंप्लीट हो गई है। अब अगली साइकिल की बारी है। अगली साइकिल में क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर में 358 एड्रेस पड़ा हुआ है तो उस एड्रेस पे जाएगा प्रोसेसर और वहां पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड हो जाएगी। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन क्या है, ऐड कंटेंट्स ऑफ 101 टू एसी, यानी ऐड जो मेमोरी एड्रेस 101 है उसके कंटेंट्स टू द एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है। तो ये दूसरा फेच कंप्लीट हो गया। अब एग्जीक्यूशन की बारी है। तो एग्जीक्यूशन में क्या होगा, ऐड 101 टू एक्यूमुलेटर। प्रोसेसर जो है वो 101 पे जाएगा, 101 पे जो भी वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएगी। तो 101 में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 5 है, तो एक्यूमुलेटर में वो ऐड करेंगे तो 5 + 2 7, तो यहां पे 7 आ जाएगा। ठीक है, पर अभी आपकी एग्जीक्यूट साइकिल कंप्लीट नहीं हुई, अभी एक चीज रह गई है और वो क्या है, आपने प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस को 358 से 359 कर देना है। ठीक है, तो क्लास ये जो है ये दूसरी फेच एग्जीक्यूट साइकिल कंप्लीट हो गई। अब तीसरी फेच एग्जीक्यूट साइकिल की बारी है। अब क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस 359 पड़ा हुआ है तो प्रोसेसर 359 एड्रेस पे जाएगा और वो जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कॉपी कर देगा। तो उसको इधर कॉपी कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है, सर ये स्टोर। बात थोड़े रिपीट कर दें। एक मिनट, हाँ एक मिनट है सर जाए, ये एक मिनट है जाए। ठीक है, अब प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस 359 है तो वो उस एड्रेस पे जाएगा और वहां पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कॉपी कर लेगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, एंड दैट इज स्टोर कंटेंट्स ऑफ एसी। किस एड्रेस पे स्टोर करना है, 100 पे।
ठीक है, तो ये फेच हो गया। अब एग्जीक्यूट क्या होगा कि आपका प्रोसेसर जो है वो इस इंस्ट्रक्शन को रन करेगा, यानी अक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको स्टोर कर दो एड्रेस 100 पे। स्टोर करने का मतलब है कि यहां पे जो 2 था इसकी जगह पे अब 7 पड़ा होगा, पर अभी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई, एक स्टेप रह गया है। और वो स्टेप क्या है? प्रोग्राम काउंटर को आपने 359 प्लस 1 करना है, विच इज 360। अब ये तीसरी साइकिल भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके आगे कोई और इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है? नहीं पड़ी हुई। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम जो है अब कंप्लीट हो गया है और आपका प्रोग्राम हॉल्ट कर जाएगा। हॉल्ट का मतलब है कि प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, रैम से बाहर निकल जाएगा और अब रैम में जो जगह इसने ऑक्यूपाई की हुई थी उस जगह पे कोई और प्रोग्राम या कोई और डेटा कॉपी किया जा सकता है। ये प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं रिकैप कर दूं। पहला स्टेप क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाके इंस्ट्रक्शन रीड करो और उसे कॉपी कर दो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। अगला स्टेप क्या होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है उसे एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, कोई डेटा रीड करना है उस इंस्ट्रक्शन में तो रीड होगा, कोई डेटा राइट करना है तो राइट होगा। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है कि प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस था उसे +1 कर दो और ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। अब अगर कोई और इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है तो ये पूरी साइकिल दोबारा से रिपीट करेगी और ये पूरी साइकिल तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक सारी की सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। एक दफा सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है, आपका प्रोग्राम रुक जाएगा, हॉल्ट कर जाएगा, आपकी रैम में जहां पे प्रोग्राम पड़ा हुआ था उसे खाली कर दिया जाएगा और वहां पे कोई नया प्रोग्राम या नया डेटा आप कॉपी किया जा सकता है। हाँ जी यार, तो इसके साथ जो पॉइंट खत्म हो गया। अब अगर कोई सवाल करना है तो आप कर लें। हाँ जी, सर मैं ये पूछ रहा था, आपने जो 359 वाला फैच का बताया ना पॉइंट, के वहां से लेकर यहाँ पर वो कर देगा एग्जीक्यूट वाला, वो मैं पूछ रहा था, सिर्फ वही पॉइंट बता दें। आपको अब समझ आ गई कि मैं रिपीट करूं? आ गए सर। आ गई है, बस ठीक है, फिर आगे चलता है। किसी और ने कोई सवाल करना है? ऑल राइट, फिर मूविंग ऑन। सर हाँ जी, सर ये जो हमने ये प्रोग्राम किया फेच और एग्जीक्यूट, इस प्रोग्राम में ये जो लाइन 100 और 101 दी है, इसमें हम जो लाइन देंगे ये ऐड कंटेंट 101 की जगह कोई और पॉइंट लाइन देंगे तो उसी लाइन से ही वो प्रोग्राम आगे नेक्स्ट चलेगा। एक मिनट यार, दोबारा रिपीट करते हैं। क्या पूछा आपने? मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें हम जो प्रोग्राम में प्रोसेस कर रहे हैं लाइन 100 और 100 और 101 का लाइन दे रहे हैं, इनपुट आगे दे रहे हैं कि इस लाइन को कॉपी और ऐड जो भी फेच और एग्जीक्यूट करना है, अगर इसकी जगह कोई और पॉइंट लाइन नंबर देंगे तो वो उस लाइन नंबर का वो करेगा आगे फेच और एग्जीक्यूट। देखें, ठीक है, देखें, आपका कंप्यूटर जो है, पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि वो एक डम डिवाइस है। उसे जो इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वो करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। विच मीन्स कि प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस है, अगर गलत एड्रेस आ गया तो उसे एग्जीक्यूट करेगा। यानी स्टार्टिंग पॉइंट अगर 357 की बजाय प्रोग्राम काउंटर में कहीं से जादू से 600 आ जाता है एड्रेस, तो फिर वो 600 एड्रेस पे जो भी चीज पड़ी हुई है उसे एग्जीक्यूट करेगा। और सिमिलरली इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है? लोड कंटेंट्स ऑफ 100 इनटू एक्यूमुलेटर। तो यहां पे 100 की बजाय अगर 200 लिखा होता तो ठीक है, फिर 200 पे जो वैल्यू पड़ी है फिर वो लोड होती। आपका A 100 पे पड़ा हुआ है, B 101 पे पड़ा हुआ है, पर अगर इंस्ट्रक्शन ये थी कि लोड कंटेंट्स ऑफ 200 इनटू एक्यूमुलेटर, तो फिर वो 200 से लेके आता, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा। समझ आई है कि उसने जी तो सर। बस इस प्रोसेस को फॉलो करना है। इस प्रोसेस को फॉलो करते करते जो रिजल्ट आ गया, वेल एंड गुड, वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो बस वही है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा होगा। कंप्यूटर एक डम डिवाइस है, उसने बस यही करना है, पीसी रीड करना है, फेच करना है, एग्जीक्यूट करना है, पीसी को इंक्रीज बाय 1 करना है, फिर पीसी रीड करना है, फेच करना है, एग्जीक्यूट करना है, फिर पीसी को +1 करना है।
और बस यही करता रहेगा और कुछ नहीं करता कंप्यूटर। आपका जो भी कंप्यूटर में काम हो रहा है वो बेसिकली यही चीज हो रही है। आप विंडोज ऑन करें, आप ब्राउजर खोलें, आप यूट्यूब पे वीडियो देखें, आप जूम पे मेरा लेक्चर सुने, कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ पीसी में एड्रेस आ रहा है, उस एड्रेस को फेच किया जा रहा है, उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है और पीसी को वन किया जा रहा है। चाहे आप ब्राउजर पे देखें, चाहे आप यूट्यूब करें, चाहे आप मेरा लेक्चर सुने, काम यही हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूं कि कंप्यूटर क्या करता है, मुझे एक लाइन में बताएं, तो आपने फकत ये जवाब देना है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम काउंटर में देखते क्या पड़ा हुआ है एड्रेस, उस एड्रेस पे जाके जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस को +1 कर देता है, बस। और कुछ नहीं कर रहा कंप्यूटर। हम जो पिछले 6 हफ्ते से जो पढ़ रहे थे, 7 हफ्ते से, वो हम यही चीज पढ़ रहे थे, यहां तक पहुंचने के लिए पढ़ रहे थे। आपके जो भी सर्किट है, जो भी गेट्स हैं, आपकी जो भी बाइनरी +1 हो रहा होता है, वो सारा का सारा मैं इसलिए पढ़ा रहा था ताकि आपको ये एक चीज, सिर्फ ये एक स्लाइड समझ आ जाए कि प्रोग्राम काउंटर है, उसमें एड्रेस है, उस एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, उसे फेच करो, उसे एग्जीक्यूट करो और फिर एड्रेस को इंक्रीज बाय 1 कर दो। और ये करते रहो, तब तक करते रहो जब तक कि आप कंप्यूटर का स्विच ऑफ वाला बटन नहीं दबा देते। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन क्लास? सर ऑलराइट No, देन, sir. सर हाँ जी पूछें। सर ये जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं ये इसी सिंटैक्स में लिखी होती हैं कंप्यूटर में भी? अच्छा ठीक है, एक्सीलेंट क्वेश्चन। अब आप मुझे बताएं किस सिंटैक्स में लिखी होगी, आपका क्या ख्याल है? कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर क्या चीज पड़ी होती है? सर उसमें तो बाइनरी में पड़ा। 1s and 0s। ठीक है, तो ये जो स्टोर AC in 100 है ना, इसका क्या मतलब है? क्लास आप जो है ना, जब आप असेंबली का कोर्स पढ़ेंगे ना, तो सर, मैं उसमें आपको एक चीज कराई पढ़ाएंगे जाएगी। असेंबली? हाँ असेंबली भी पढ़ाई जाएगी यहाँ पे, असेंबली लैंग्वेज? यार, कुछ प्रोग्राम जो पढ़ाई जाती है, आई एम नॉट श्योर वो कंपलसरी है कि वो इलेक्टिव है, पर मैं आपको जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ कि बेसिकली जब आप कोई चिप खरीदते हैं ना, लेट्स सपोज आपने इंटेल का चिप खरीदा है या फिर आपने AMD का चिप खरीदा है या फिर आपने NVIDIA का चिप खरीदा है। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या खरीद रहे होते हैं? एक चिप है और उस चिप के अंदर इंस्ट्रक्शन सेट उसके अपने होते हैं। यानी मैं अगर कोई प्रोग्राम इंटेल के ऊपर रन कर रहा हूं तो उसमें जो स्टोर एक्यूमुलेटर इन 100 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई बिट्स होंगी। यानी लेट्स सपोज, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बिल्कुल अपनी तरफ से बना के, ये सही है नहीं है मुझे नहीं पता। लेट्स सपोज 100 का मतलब है कि आपने लोड करना है एक्यूमुलेटर में। क्या लोड करना है? वो फिर अगली जो 32 बिट्स होंगी वो रैम का एड्रेस है, अज्यूमिंग कि आपकी 32 बिट का आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये लेट्स सपोज इंटेल है। AMD में क्या होगा? लेट्स सपोज 011 है कोड, और इस कोड का क्या मतलब है कि स्टोर एक्यूमुलेटर में वैल्यू लोड करो। कौन सी वैल्यू? अगली 32 बिट्स बता रहे होंगे कि किस एड्रेस की वैल्यू को स्टोर करना है। यानी मेरा पॉइंट समझ आया कि 100 अगर इंटेल में, इसका मतलब है कि स्टोर करो एक्यूमुलेटर में। क्या स्टोर करो? जो अगली 32 बिट में एड्रेस पड़ा हुआ है। 011 का क्या मतलब है? AMD में इसका मतलब है कि स्टोर करो, और शायद 111 है वो NVIDIA में इसका मतलब हो कि स्टोर करो। तो पॉइंट समझ आया कि आपका जो है एक इंस्ट्रक्शन होती है कुछ बिट्स, और कुछ बिट्स जो है वो एड्रेस होता है, और ये पूरी जो बिट्स हैं ये आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पड़ी होती हैं। और मैंने अपनी तरफ से आपको एग्जांपल बना के दे दिया कि 100 जो है शायद वो स्टोर हो, और 011 किसी और आर्किटेक्चर में स्टोर हो, 111 इंटेल के अंदर या NVIDIA में स्टोर होगा। पर बेसिकली होता यही है, आप एक चीज चेक करना, आर्किटेक्चर और उसका मशीन कोड या मशीन इंस्ट्रक्शन सेट, तो वो आपको शायद नेट पे मिल भी जाए कि क्या बिट्स जो है वो ये हो रही होती है।
ओके सर, आगे सर। आपको जवाब मिल गया मेरी बात का कि और ज्यादा रिपीट यस करूं? सर, यस सर, आगे सर। ऑलराइट, तो कंप्यूटर में हर चीज बिट्स में ही है। ये जो मैंने स्टोर एसी लिखा था ये अपनी और आपकी आसानी के लिए है, क्योंकि अगर इसकी जगह में मैं 111 पढ़ना शुरू कर देता तो वो फिर आप सारों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। ऑलराइट, बाय द वे ये कोड जो है ना ये असेंबली का है। जब आप C++ में लिखते हैं ना a इज इक्वल टू a प्लस बी, तो ये C++ का कोड होता है और आपका कंपाइलर जो है वो एक असेंबलर भी उसके पास होता है। वो इस चीज को ट्रांसलेट करता है इस असेंबली कोड में, और फिर एक फर्दर एप्लीकेशन होती है जो कि इस असेंबली कोड को बेस्ड ऑन कि आपका कंप्यूटर कौन सा वाला है, इंटेल है कि एनवीडिया है कि एएमडी है, वो इस कोड को फर्दर ट्रांसलेट कर देते हैं इनटू वंस एंड जीरोस, जो कि आपका बिट्स वाला कोड होता है, जो भी वंस एंड जीरोस जो भी है। ठीक है, समझ आ गई है? और एक्चुअल जो आपकी एग्जीक्यूशन होती है तो आपका प्रोग्राम इन रियलिटी इन वंस एंड जीरोस को आपका प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा होता है, रन कर रहा होता है। इंग्लिश नहीं प्रोसेसर पढ़ सकता। ऑलराइट, मूविंग ऑन, अगला टॉपिक क्या है कि फेच एग्जीक्यूट साइकिल में आप देख रहे हैं कि आपका प्रोसेसर के पास एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, तो एट एनी गिवन टाइम सिर्फ एक को ही वो एग्जीक्यूट कर सकता है इंस्ट्रक्शन को, तो वो ऑब्वियसली बहुत स्लो हो जाएगा। तो इस चीज को, इस टाइम को इंप्रूव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल प्रोसेसिंग का। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है? क्लास, अगर आपने आज से कुछ 15 साल पहले के कंप्यूटर देखे हो तो उन कंप्यूटर में सिर्फ एक प्रोसेसर पड़ा होता था। ठीक है, अब अगर आप अपना कंप्यूटर देखेंगे, उसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि या तो आपके कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं या फिर प्रोसेसर एक है पर उसके अंदर कोर्स मल्टीपल है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए आप अज्यूम करें कि मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कोर एक ही चीज है। अगर किसी को ज्यादा शौक है समझने का तो हम क्लास के बाद जो है किसी वक्त इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं, पर मल्टी कोर प्रोसेसर, मल्टी कोर मल्टी प्रोसेसर इस लेक्चर के लिए समझें कि एक ही चीज है। और इसका मतलब क्या होता है कि आपके बेसिकली मल्टीपल प्रोसेसर हैं जो कि एक ही कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और मल्टीपल प्रोसेसर का मतलब है कि आपके रजिस्टर भी अलग अलग होंगे, यानी अगर आपके 4 प्रोसेसर है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में 4 इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होंगे, 4 प्रोग्राम काउंटर होंगे, 4 अक्यूमुलेटर होंगे, और हर प्रोसेसर अगर अपनी एप्लीकेशन रन कर रहा है कोई भी, तो वो अपने प्रोग्राम काउंटर में उस एप्लीकेशन के एड्रेस डाल रहा होगा और अपने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उस एप्लीकेशन का कोड इंस्ट्रक्शन जो है वो कॉपी कर रहा होगा। और अगर 4 अलग प्रोसेसर हैं तो 4 अलग इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली रन हो सकती है। ठीक है, और इसका फायदा क्या है कि आपका फिर प्रोग्राम इस तरीके से लिखे जा सकते हैं कि या तो प्रोग्राम की प्रोसेसिंग जो है वो स्प्लिट हो जाए, यानी प्रोग्राम एक ही है जो कि मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर रन कर रहा है, यानी इस प्रोग्राम का कुछ हिस्सा एक प्रोसेसर पे रन कर रहे हैं, कुछ हिस्सा किसी और प्रोसेसर पे रन कर रहे हैं। या दूसरी चीज हो सकती है कि आप 2 बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं उनको रन कर रहे हो, एक प्रोग्राम एक प्रोसेसर रन कर रहा है, दूसरा प्रोग्राम दूसरा प्रोसेसर रन कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस वक्त आप जूम लगा के मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, वो एक प्रोसेसर उस काम को रन कर रहा है। इट इज पॉसिबल कि शायद बैकग्राउंड में आपने ब्राउजर भी खोला हो और मेरे लेक्चर के बीच में आप उस ब्राउजर की विंडो पे जाके अपनी ईमेलें चेक करनी शुरू कर देते हैं, तो ये जो काम है शायद ये किसी दूसरे प्रोसेसर के ऊपर रन हो रहा हो, और शायद आपने बैकग्राउंड में कोई डाउनलोड भी लगाया हुआ है, आप कोई फिल्म डाउनलोड कर रहे हैं जो आपने रात को देखनी है, तो डाउनलोड वाला काम शायद किसी तीसरे प्रोसेसर के ऊपर रन हो रहा हो। ठीक है, तो समझ आए कितना टाइम बच जाएगा। अब अगर आपके पास सिर्फ एक प्रोसेसर होता तो फिर क्या मसला होना था कि जब तक मेरा प्रोग्राम खत्म नहीं, मेरा लेक्चर खत्म नहीं होता तब तक आप दूसरा काम नहीं कर सकते थे, जब तक दूसरा काम खत्म नहीं होता तब तक आप तीसरा नहीं शुरू कर सकते थे।
तो आपका ओवरऑल बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है कि मल्टीपल प्रोसेसर का आप फायदा उठाते हुए आप क्या करते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसेस को, मल्टीपल प्रोग्राम्स को आप साइमल्टेनियसली एक ही वक्त पे रन कर देते हैं, तो आपकी बहुत ज्यादा टाइम की सेविंग हो जाती है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, लेट सपोज आपने एक चिप खरीदा है जिसके अंदर 4 प्रोसेसर हैं, ठीक है, और हर प्रोसेसर के अंदर उसका एक अलग रजिस्टर है, यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, अक्यूमुलेटर हो गया। ठीक है, ये शेयर्ड नहीं है, ये हर किसी का अपना है। ये प्रोसेसर अगर कोई प्रोग्राम रन कर रहा है तो वो दूसरे वाले के रजिस्टर में कॉपी नहीं करेगा, वो अपने रजिस्टर में चीजें कॉपी करेगा। ठीक है, ऑलराइट। पर जहां पे एक बात याद रखें कि बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो तो वही रह रही है ना, यानी हार्ड डिस्क कंप्यूटर में एक ही है, माउस कंप्यूटर में एक ही है, कीबोर्ड कंप्यूटर में एक ही है, स्क्रीन कंप्यूटर में एक ही है, रैम कंप्यूटर में एक ही है। ठीक है, तो अगर इन सारे प्रोसेसर ने किसी चीज को शेयर करना है, यानी इन सारे प्रोसेसर को अगर लेट्स सपोज स्क्रीन के ऊपर कुछ आउटपुट करना है, ठीक है, तो अब क्या होगा, एक वक्त पे एक ही प्रोसेसर स्क्रीन को एक्सेस कर सकता है, बाकी 3 प्रोसेसर इंतजार करेंगे। जब पहले प्रोसेसर ने स्क्रीन के ऊपर कोई चीज डिस्प्ले कर दी है, अब वो फारिग हो गया, अब बाकी 3 में से जिसको भी चाहिए था अब वो स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द हार्ड डिस्क, कि अगर एक प्रोसेसर हार्ड डिस्क पे कुछ लिख रहा है तो बाकी प्रोसेसर फिर इंतजार करेंगे। जब वो पहला प्रोसेसर राइट करके फारिग हो गया, अब बाकी 3 में से कोई भी प्रोसेसर है वो उस हार्ड डिस्क के ऊपर कॉपी कर सकता है। ठीक है, तो याद रखें कि पैरेललिज्म की जो हम बात करते हैं वो प्रोसेसर के बीच में तो हो सकती है, पर जो बाकी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं वहां पे फिर आपको बारी बारी ही करना पड़ता है, एक ही रिसोर्स को साइमल्टेनियसली सारे एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ जी, क्वेश्चन। सर 2 रैम भी तो हो सकती है ना? आप अज्यूम करें कि भी एक ही है, ठीक है। सर Any एक other क्वेश्चन question? है हाँ जी, सर, आपने कहा कि स्क्रीन पे एक टाइम में एक ही प्रोसेसर उसको एक ही प्रोग्राम को रन करवा सकता है जो प्रोसेसर में है अपना अपना हाँ अलग जी, अलग। तो लेकिन जो मल्टीटास्किंग होती है विंडोज़ में आजकल, वो हर विंडो में अलग अलग प्रोग्राम भी हम छोटी विंडो करके उसको रन। जी आपको अगली क्लास में जवाब मिलेगा, ठीक है। ओके सर। पहले डिटेल में अगले अगले चैप्टर में डिस्कस करना है, अभी मैं आज के लेक्चर में डाल के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो आप अगले लेक्चर तक ठहर जाएं, आपको क्लियर हो जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ऑलराइट, मूविंग ऑन, ठीक है। ओके, तो अब आपने फेच एग्जीक्यूट साइकिल को स्पीड अप करना है यूजिंग पैरेललिज्म। तो उसकी 3 अप्रोचेज होती हैं, एक सिंक्रोनस प्रोसेसिंग है, एक पाइपलाइनिंग है, एक शेयर्ड मेमोरी है। सिंक्रोनस, सिंक्रोनस में क्या होता है कि आपका मल्टीपल प्रोसेसर है, प्रोग्राम वही रन करेंगे सारे के सारे प्रोसेसर पर डिफरेंट डेटा सेट्स के ऊपर। यानी इसका एक एग्जांपल ले लें कि पहले तो एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल ले लें। नॉन टेक्निकल एग्जांपल क्या है कि मेरे पास एक 1000 पेजेस की किताब है और मैं किसी एक स्टूडेंट को दे देता हूँ, कहता हूँ कि यार इसके 1000 पेज पढ़ो और मुझे ढूंढ के दो कि फलाना लफ्ज जो है वो कहाँ पे किस पेज पे एग्जिस्ट करता है। तो वो 1000 पेज पढ़ने में स्टूडेंट को कितना टाइम लग जाएगा? बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इसकी बजाय मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं कि मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो मैं किताब के पहले 20 पेज फाड़ता हूं और एक स्टूडेंट को पकड़ा देता हूं, अगले 20 पेज फाड़ता हूं और दूसरे स्टूडेंट को पकड़ा देता हूं, उससे अगले 20 पेज फाड़ता हूं और अगले स्टूडेंट को पकड़ा देता हूं। तो अब क्या होगा कि 50 स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट को 20-20 पेज मिल गए मुख्तलिफ, और स्टूडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने 20 पेजेस को पढ़ के मुझे जवाब देगा कि ये लफ्ज जो आपने कहा है वो इन 20 पेजेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो सवाल सिंपल है आपसे, 1000 पेज थे,
एक स्टूडेंट 1000 पेज पढ़ता तो उसे कितना टाइम लगता, और 50 स्टूडेंट हैं वो एक ही टाइम पे 20-20 पेज पढ़ रहे हैं, उन्हें कितना टाइम लगेगा? तो बहुत ही कम लगेगा, 20 मिनट के अंदर फारिग हो जाएंगे आप। ठीक है, तो ये सिंक्रोनस प्रोसेसिंग का एग्जांपल है। और इसका अगर टेक्निकल एग्जांपल देना है तो लेट्स सपोज गूगल सर्च कैसे काम करता है। आप गूगल पे कोई एक लफ्ज लिखते हैं, फॉर एग्जांपल पीडीएम का जलसा। अब गूगल क्या करेगा कि वो 10 बिलियन वेबसाइट्स हैं फॉर एग्जांपल दुनिया में, तो वो 10 बिलियन वेबसाइट को सर्च करेगा कि उनमें पीडीएम जलसा जो है किस किस वेबसाइट के ऊपर नजर आ रहा है, और जिस जिस वेबसाइट पे नजर आ रहा है वो आपको रिटर्न कर देगा कि इस वेबसाइट में पीडीएम जलसे का जिक्र है। ठीक है, तो सिंक्रोनस प्रोसेसिंग कैसे हेल्प करेगी? यानी आपका एक ही प्रोसेसर है जो कि 1 बिलियन वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास ज्यादा प्रोसेसर है तो आप उन वेबसाइट को स्प्लिट कर देते हैं, यानी कुछ वेबसाइट्स जो है वो एक प्रोसेसर के पास चली जाएंगी, कुछ वेबसाइट्स दूसरे प्रोसेसर के पास चली जाएंगी, कुछ तीसरे के पास, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो प्रोसेसर अपनी अपनी वेबसाइट्स को सर्च करेंगे, पूरी की पूरी 10 बिलियन वेबसाइट को नहीं सर्च करेंगे। और क्योंकि हर प्रोसेसर इकट्ठे काम कर रहे हैं, एक ही टाइम पे सारे प्रोसेसर रन कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा कि आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। यानी अगर 4 प्रोसेसर थे तो आपका टाइम जो है 1/4 हो जाएगा, अगर 10 प्रोसेसर थे तो आपका टाइम अप्रोक्सीमेटली 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है सिंक्रोनस प्रोसेसिंग। दूसरा तरीका क्या होता है, पाइपलाइनिंग का। पाइपलाइनिंग का क्या मतलब होता है? अगर आपने कभी देखा है कि फैक्ट्री में गाड़ी कैसे बनती है, यानी सर पहले डिफरेंट Yes. रोबोट्स बनाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स अटैच Yes. करते हैं। एग्जैक्टली पहले क्या होता है, लेट सपोज एक गाड़ी आई है, उसका सिर्फ इंजन है। ठीक है, वो इंजन आगे आएगा और उस इंजन के ऊपर बॉडी लग जाएगी। ठीक है, आगे आए वो बॉडी आएगी तो उसको पेंट किया जाएगा, आगे आएगी तो उसके आगे पहिए लगा दिए जाएंगे। ठीक है, यानी हर स्टेप पे एक फर्क काम हो रहा है। अब बात क्या है कि ये वाला इंजन जब आगे गया है ताकि उसके ऊपर बॉडी लग सके, तो उसके बाद क्या होगा, एक नया इंजन आ जाएगा। अब जब यहां पे बॉडी लग रही है तब इस इंजन के ऊपर काम हो रहा होगा, फिर जब ये बॉडी आगे चली जाएगी पेंट होने के लिए, उसी टाइम पे ये इंजन इधर आ जाएगा ताकि उसके ऊपर बॉडी लगाई जाए। ठीक है, फिर जब ये पेंट वाली चीज पहियों के लिए आगे जाएगी तो ये बॉडी वाली चीज पेंट के लिए आगे जाएगी, और उस टाइम पे एक नया इंजन आ चुका होगा, उस पर बॉडी लगेगी और फिर एक नया इंजन आ जाएगा। तो पॉइंट समझ आए कि एक स्टेप पे जब काम हो जाते हैं तो वो अगले वाले स्टेप को दे दिया जाता है, और पहले वाले की जगह पे एक नई चीज आ जाती है, और फिर दूसरा स्टेप जो है वो अपना काम करता है। दूसरा स्टेप अपना काम करके तीसरे स्टेप को दे देता है कि अब तुम अपना काम कर लो इसके ऊपर। ये पॉइंट क्लियर है? तो क्लास पाइपलाइनिंग में भी यही हो रहा होता है। यानी एक गूगल का एग्जांपल ले लें, आप क्या कर सकते हैं कि एक प्रोसेसर है, उसके पास रिक्वेस्ट आ गई कि तुमने पीडीएम के जलसे को सर्च करना है। अब क्या होगा, वो प्रोसेसर जो है सारी की सारी वेबसाइट में सर्च करेगा कि पीडीएम का जलसा कहां पे किस किस वेबसाइट में एग्जिस्ट कर रहा है। जब सर्च कंप्लीट हो गई है, अब क्या होगा, अब पीडीएम का जलसा जो है वो अगले स्टेप पे चला जाएगा, यानी वो सारे रिजल्ट जो हैं वो इस प्रोसेसर को दिए जाएंगे और इसे कहा जाएगा कि तुम जो तुम्हें सर्च रिजल्ट मैंने दिए हैं उनकी रैंकिंग करो। रैंकिंग का क्या मतलब है कि जो अहम वाली वेबसाइट है वो पहले शो करो, जो कम अहम वेबसाइट है वो बाद में शो करो। यानी आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो जो सबसे जरूरी वाली वेबसाइट है वो पहले नंबर पे आपको नजर आती है, और जो सबसे कम अहम होती है वो आपको 1000वें नंबर पे नजर आ रही होगी।
ठीक है, तो ये रैंकिंग जो है ये दूसरा प्रोसेसर करेगा। अब जब ये दूसरा प्रोसेसर रैंकिंग कर रहा है तो उस टाइम पे ये प्रोसेसर तो फारिग बैठा हुआ है, तो अब ये प्रोसेसर क्या करेगा, इसके ऊपर लेट सपोज कोई नई रिक्वेस्ट आ जाती है कि PSL के जो मैचेस हैं उनको सर्च करो। ठीक है, तो अब ये प्रोसेसर PSL के मैचेस को ढूंढ रहा है, उस टाइम पे ये प्रोसेसर PDM का जो रिजल्ट था उसको रैंक कर रहा है। समझ आई है? तो ये पाइपलाइनिंग है। इसमें मसला क्या होता है कि एक प्रोसेसर तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उससे पहले वाला प्रोसेसर अपना काम खत्म ना कर दे। तो ये थोड़ी सी डिपेंडेंसी आ जाती है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, एनीवे, एनी क्वेश्चन? पाइपलाइनिंग और सिंक्रोनस प्रोसेसिंग में फर्क क्लियर हो गया आपको? क्लास अगर नहीं हुआ तो पूछ लें अभी। ओके सर। ऑलराइट देन, मूविंग ऑन। अगली चीज है इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग विद शेयर्ड मेमोरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, सॉरी मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, वो अपना अलग-अलग प्रोग्राम रन कर रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है, आपस में इनकी कोई लाजमी नहीं है कि कोई रिलेशनशिप हो। शायद एक प्रोसेसर ब्राउजर रन कर रहा हो, शायद एक प्रोसेसर जूम रन कर रहा हो, शायद एक प्रोसेसर कोई गेम रन कर रहा हो फॉर एग्जांपल। और अगर इन्होंने कुछ कम्युनिकेट करना है तो इट इज पॉसिबल कि शेयर्ड मेमोरी के थ्रू, रैम के थ्रू वो कम्युनिकेट करें। फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल ले लें कि लेट सपोज ब्राउजर में आपने zoom.us वेबसाइट खोली है, तो वेबसाइट पे क्या आ गया, यूजर नेम का एक डब्बा आ गया, पासवर्ड का एक डब्बा आ गया, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, और उसके नीचे साइन इन करने के लिए एक बटन आ गया, ओके। ठीक है, अब क्या होता है, अगर आप यहां पे कोई इंफॉर्मेशन डाल के ओके दबाएं तो क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन रैम में कहीं पे लिख दी जाएगी। ये आपका पासवर्ड था, ये आपका यूजर नेम था, ये रैम में लिखा गया है। अब क्या होगा कि जूम का जो आपकी एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगी और वो यहां से रीड कर लेगी कि यूजर नेम और पासवर्ड क्या था। समझ आइए, ये ब्राउजर था और ये एक्चुअल डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, यानी मैंने अभी जो अपने कंप्यूटर पे चलाया है, तो पहले मैंने ब्राउजर में लॉगिन किया था और वहां से मैंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो बेसिकली ब्राउजर ने रैम के अंदर पासवर्ड और यूजर नेम लिख दिए और इस एप्लीकेशन ने रैम से उसको कॉपी करके लॉगिन कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है कि आपकी कोई भी प्रोसेस हो सकती है, वो प्रोसेसर पे रन कर रही होगी, लाजमी नहीं है कि उनके बीच में रिलेशनशिप हो भी सकता है, और अगर उन्होंने आपस में कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है तो वो रैम में रीड राइट करके इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, ठीक है, आखिरी पार्ट क्या है कि पैरेलल प्रोसेसिंग के साथ कुछ इनहेरेंट मसले हैं। पहला मसला तो ये, अच्छा आपके ख्याल में क्या मसला हो सकता है? एनी आइडियाज? पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या मसला है? सर डेटा लीक ना हो जाए। क्या डेटा लीक ना हो जाए? उसे इग्नोर कर दें, उसके सर तरीके। हार्डवेयर शेयर्ड होती है। ठीक है, हार्डवेयर शेयर्ड है, विच मीन्स कि अगर एक हार्डवेयर कोई एक प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरा प्रोसेसर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि वो फारिग नहीं हो जाती। सर एक्सेलेंट वो पॉइंट। प्रोग्राम प्रॉपर्ली भी रन नहीं होगा। दूसरा क्या है? सर और प्रोग्राम जो है सर वो प्रॉपर्ली रन नहीं होगा। प्रोग्राम रन हो जाएगा प्रॉपर्ली, ठीक है, उसकी परेशानी नहीं है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कैसे। और कोई मसला? टाइम ज्यादा लोड लगता है बैलेंसिंग वेस्ट नहीं होता, क्या? लोड बैलेंसिंग नहीं होती इसके अंदर, मतलब लोड सही तरह नहीं होता बैलेंस तरीके से। यार अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है ना, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है, तो लोड बैलेंस हो जाएगा, यानी वो अक्लमंदी के साथ चार प्रोसेसर है तो इक्वली चारों में लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, उसका भी इतना मसला नहीं है। अगर मसला है तो पैरेलल प्रोसेसिंग का मसला नहीं, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, और बस, ऑलराइट, ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं।
सबसे बड़ा मसला स्केलिंग है क्लास, ये बात याद रखें। आपकी एक मशीन है तो उसमें आजकल 4 प्रोसेसर तो बहुत आम है, 10 प्रोसेसर भी हो सकते हैं, 128 प्रोसेसर भी हो जाते हैं अगर आप महंगी वाली मशीन खरीदें, ठीक है। पर बहुत ज्यादा सीपीयू डालना वो पॉसिबल नहीं है, यानी एक ही मशीन में आपने 1000 प्रोसेसर डाले हो तो वो पॉसिबल नहीं होता। क्यों? एक मसला तो ये जो एक स्टूडेंट ने भी बात की थी कि आपके हार्डवेयर शेयर्ड है, तो देखें अगर आपकी मेमोरी जो है वो शेयर्ड है प्रोसेसर के बीच में, तो अगर एक प्रोसेसर कुछ कॉपी कर रहा है तो बाकियों को इंतजार करना पड़ता है। तो 1000 सीपीयूज का मतलब है कि आपके एक प्रोसेसर अगर मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं या किसी हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हैं तो 999 को इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज आप बहुत ज्यादा स्केल नहीं कर सकते। कुछ हद तक तो आप प्रोसेसर इंक्रीज कर सकते हैं, उससे ज्यादा जाएंगे तो आपका फायदा जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा मसला क्या है कि आपकी मशीन जो है उसमें अगर ज्यादा प्रोसेसर है, ज्यादा कोर्स है तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। यानी इस जुमले का क्या मतलब है, अगर मैं चार कंप्यूटर खरीदूं, सॉरी 4 चिप्स खरीदूं जिनमें एक एक प्रोसेसर है, तो वो सस्ती कीमत पड़ेगी मुझे कंपेयर टू मैं एक चिप खरीदूं जिसमें 4 प्रोसेसर है, ठीक है। एक और एग्जांपल, मैं 2 चिप्स खरीदूं और दोनों में 4 प्रोसेसर हैं तो टोटल 8 प्रोसेसर आ गया। अब इसकी बजाय अगर मैं एक चिप खरीदूं जिसमें 8 प्रोसेसर हैं तो उसकी कीमत जो है वो डबल नहीं होगी, वो तिगनी चुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जितने ज्यादा प्रोसेसर होते हैं वो उतना ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। यानी ये नहीं है कि आपने एक प्रोसेसर वाला चिप खरीदा तो वो सस्ता, उसकी कीमत लेट्स सपोज $1000 थी, अब अगर आप 2 इस तरह की चिप्स खरीदते हैं तो वो $2000 पड़ेंगे। पर अगर आप एक चिप खरीदते हैं जिसके अंदर 2 प्रोसेसर हैं तो वो $2000 नहीं है, वो शायद आपको $4000 का पड़ जाए, जो मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। तो जितने ज्यादा चिप्स होंगी वो उतना ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका एक मसला है। अगला मसला फॉल्ट टॉलरेंस का है। फॉल्ट टॉलरेंस का क्या मतलब है कि अगर कोई कंप्यूटर का एक कंपोनेंट फेल हो गया, लेट सपोज हार्ड डिस्क फेल हो गई, अब आपके कंप्यूटर में जितने मर्जी प्रोसेसर हो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हार्ड डिस्क फेल होगी, वो क्या काम करेंगे, स्क्रीन आपकी बंद हो गई है तो आपकी चाहे एक प्रोसेसर हो चाहे 1000 प्रोसेसर हो, आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं नजर आएगा, आपका काम रुक जाएगा। तो बेसिकली फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब मसला होता है कि अगर कोई भी चीज खराब होगी तो आपके पूरे का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है। आगे आ जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का क्या मतलब है कि आपका एक मशीन जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर है, इसकी बजाय आप क्या करते हैं, आपकी मल्टीपल मशीन है जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं, और इट इज पॉसिबल कि मल्टीपल मशीन के अंदर भी मल्टीपल प्रोसेसर हो, विच इज फाइन। पर एम्फोसिस क्या है कि आपकी मशीन एक नहीं होगी, आपकी मशीन मल्टीपल होंगी। अब इसका फायदा क्या है? इसका एक जो सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी एक मशीन में अगर आप मल्टीपल प्रोसेसर डालना चाहते थे तो आप एक हद तक डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। पर मशीन अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। यानी मैं इस कमरे में चाहे एक मशीन खरीद के लगा लूं, चाहे 2 मशीनें लगा लूं, और अगर कमरे में जगह है तो मैं इधर 50 मशीनें लगा लूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और बाय द वे गूगल की अगर आप कंपनी में जाएं, उन्होंने अपने कमरे में कितने कंप्यूटर रखे होते हैं, तो मैं उसका एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे देता हूं कि गूगल की जो सर्च आपकी जिस कमरे में जाती है ना, उस कमरे में 1.5 लाख से 3 लाख तक कंप्यूटर पड़े होते हैं। अब इसको कंपेयर करें कि आप एक मशीन के अंदर 3 लाख प्रोसेसर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। आप 100 डाल लेंगे, 200 डाल लेंगे, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। पर गूगल के कमरे में आपके 3-3 लाख कंप्यूटर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये और भी बढ़ाया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में तो था कि आपके कंप्यूटर पे एक काम है जो कि मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आपने जो काम करना है, फॉर एग्जांपल गूगल सर्च है, तो अब वो सारी की सारी सर्च एक कंप्यूटर पे नहीं होगी,
वो मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर स्प्लिट हो जाएगी। यानी रादर देन एक कंप्यूटर के मल्टीपल प्रोसेसर्स पे स्प्लिट करने के आप क्या करते हैं कि उस टास्क को डिवाइड कर देंगे बिटवीन मल्टीपल डिफरेंट मशीन्स, और अगर हर मशीन में मल्टीपल प्रोसेसर हैं तो वो मशीन अपने डिफरेंट प्रोसेसर के ऊपर फर्दर डिवाइड कर सकती है उस काम को। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है। और इसका दूसरा जो फायदा है वो क्या है कि अगर कोई एक मशीन फेल हो गई तो पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या था कि आपका पूरे का पूरा काम रुक जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि अगर एक मशीन खराब हुई है तो कोई मसला नहीं, बाकी मशीन जो है वो तो चल रही है ना, वो अपना काम करती रहेंगी। यानी लेट्स सपोज आपके 1000 कंप्यूटर थे जिनमें से एक फेल हो गया, तो अब 999 कंप्यूटर हैं जो कि अभी भी काम कर रहे होंगे। तो ये ज्यादा फॉल्ट टॉलरेंट हो जाते हैं, यानी फॉल्ट होने से आपका नुकसान कम होता है कंपेयर टू कि अगर आप पैरेलल प्रोसेसिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ऑलराइट, ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लें कुछ फेमस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के प्रोजेक्ट्स की। तो क्लास 1 जो सबसे बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट है वो है सेटी प्रोजेक्ट। सेटी प्रोजेक्ट क्या करता है कि आपका बेसिकली दुनिया में टेलीस्कोप डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर मुल्क में कोई ना कोई टेलीस्कोप होता है। वो टेलीस्कोप आसमान के डिफरेंट सेक्शन को जो है स्कैन कर रहे होते हैं फॉर एलियन इंटेलिजेंस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, कि कोई एलियन है किसी और प्लेनेट पे जो कि सिग्नल भेज रहा है। ठीक है, पर मसला क्या होता है कि इतने ज्यादा टेलीस्कोप हैं कि उन सारों को आप सर्च करना शुरू कर दें उनके डेटा को तो बड़ा मसला हो जाता है, बड़ा स्लो हो जाएगा। तो इसलिए फिर क्या होता है, सेटी प्रोग्राम क्या करता है कि जो भी वॉलंटियर करेगा ना उसके कंप्यूटर पे ये प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा। अब होगा क्या कि लेट सपोज आप कंप्यूटर पे काम कर रहे थे और आपने काम करना छोड़ दिया, कंप्यूटर ऑन है पर आप कुछ नहीं कर रहे, स्क्रीन सेवर चलना शुरू हो गया। तो अब क्या होगा कि बैकग्राउंड में सेटी प्रोग्राम रन कर रहा था तो वो सडनली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और उसके पास जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो सिर्फ उस डेटा के अंदर सर्च करेगा कि एलियन इंटेलिजेंस जो है उसकी कोई उसका कोई साइन है, कोई सिग्नल मिला है कि नहीं। और जब तक आपका स्क्रीन सेवर चल रहा है, कोई और काम नहीं हो रहा, तब तक ये सेटी प्रोग्राम जो है ये सर्च करता रहेगा। ठीक है, और जैसे ही आप दोबारा एक्टिव हो जाते हैं तो इस प्रोग्राम ने जितना भी सर्च किया था उसका रिजल्ट भेज देगा और फिर बंद हो जाएगा टिल सच टाइम कि दोबारा आपका कंप्यूटर इनएक्टिव नहीं होता। ठीक है, ये प्रोग्राम, ये पॉइंट क्लियर हुआ है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि दुनिया में लाखों कंप्यूटर हैं जो कि जिनका स्क्रीन सेवर ऑन हो गया। तो क्या होगा कि जैसे ही स्क्रीन सेवर ऑन हुए वो अपने अपने डेटा सेट के ऊपर सर्च करेंगे और अपना अपना रिजल्ट जो है वो भेज देंगे जो एक्चुअल कंपनी है, जो सेटी प्रोग्राम है उसको। ठीक है, तो जितने ज्यादा लोग ये काम करेंगे उतना ज्यादा आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा और उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलने का इम्कान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम हो गया। दूसरा प्रोग्राम रोज़ेटा प्रोग्राम है। ये बेसिकली क्या करता है कि आपकी प्रोटीन्स है वो किस तरीके से बनती हैं, किस तरीके से डिस्ट्रॉय होती हैं, ये उसके डेटा सेट के ऊपर सर्चिंग करता है और डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि प्रोटीन वर्क कैसे करती है। और ये रिसर्च बहुत जरूरी है क्योंकि आप वायरसेस को देखें तो वायरस भी प्रोटीन ही होता है। तो कोरोना जो फैला हुआ है, अगर आपको प्रोटीन का बिहेवियर समझ आ जाए तो आप कोरोना के बिहेवियर को भी समझ जाएंगे। ठीक है, खैर तीसरा जो एग्जांपल है वो मिल्की वे प्रोग्राम का है। मिल्की वे प्रोजेक्ट क्या करता है कि मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स और ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। तो ये प्रोग्राम क्या करता है कि बेसिकली उस पूरी मिल्की वे का एक 3D मैप बनाना है। और ये मैप एक कंप्यूटर के ऊपर बनाना जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो भी इस प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, वॉलंटियर करता है, तो क्या होगा उन सारों के कंप्यूटर पे ये एप्लीकेशन रन कर रही होगी। जैसे ही कंप्यूटर इनएक्टिव होता है तो ये एप्लीकेशन डेटा सेट पे काम करके अपना एक मैप का हिस्सा जनरेट कर देगा और उन सारों के रिजल्ट को जोड़ के फाइनली एक मिल्की वे गैलेक्सी का पूरा 3 डायमेंशनल मैप बन जाएगा।
तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल हैं, बाकी गूगल सर्च जो है वो भी एक परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो ये मैंने शेयर कर दिया, कोई सवाल है तो आप पूछ लें। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट देन, ठीक है, दैट्स इट। फिर सर अगले लेसन में इंशाल्लाह अगला टॉपिक शुरू करेंगे। सर हाँ एक जी, क्वेश्चन पूछना था आपसे, हाँ जी। हमें ये क्वांटम कंप्यूटिंग का पढ़ाया जाएगा कुछ भी, थोड़ा बहुत भी? इस कोर्स में नहीं है क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, इस कोर्स में नहीं है। यस सर। और वैसे आपको शौक है तो उसमें बाद में बात कर सकते हैं ऑफिस में। ओके ऑलराइट, सर। एनी अदर क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Thank you, sir.